Hi, let's start bone and joint infections from Dogger's systemic surgery orthopedic section. सबसे पहले ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस का लिटरल मीनिंग क्या है, इसके वर्ड के मीनिंग क्या है? ऑस्टियो मीन बोन, माइलो फॉर बोन मैरो, आइटिस फॉर इन्फ्लेमेशन। बोन एंड बोन मैरो की इन्फ्लेमेशन जो इसका लिटरल इसके जो है ना वर्ड का मीनिंग है ऑस्टियोमाइलाइटिस का। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इन्फेक्शन ऑफ बोन को ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ बोन क्या कहलाता है? ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है इसको डिवाइड किया गया है क्रॉनिक में और एक्यूट में। सब एक्यूट भी होती है, लेकिन इस बुक में डिवाइड किया गया है एक्यूट और क्रॉनिक में। ठीक है, एक्यूट हमें पता है कि जो फ़ौरन से होती है, इमीडिएट होती है। क्रॉनिक जो है जो फॉर लॉन्ग पीरियड चलती रहे तो वो क्रॉनिक होती है। एक्यूट में जो टाइम पीरियड है इसमें 2 वीक्स का टाइम पीरियड है, 2 वीक्स। ठीक है, जो 2 वीक से कम होगी वो एक्यूट होगी, जो 2 वीक से ज़्यादा होगी वो क्रॉनिक की तरफ चली जाएगी। सब एक्यूट और फिर क्रॉनिक। ठीक है, जो विद इन 2 वीक्स होगी एक्यूट है। और दूसरा, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में कुछ बोन का हिस्सा डेड हो जाता है, वहाँ की इन्फेक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है और कुछ बोन का पीस डेड हो जाता है। तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में हमें डेड बोन का पीस मिलता है। एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे पे या हम सर्जरी कर रहे हो उस वक्त भी हमें डेड बोन का पीस नजर आता है। ठीक है, उस डेड बोन के पीस को सिक्वेस्ट्रम कहते हैं, सिक्वेस्ट्रम। तो जो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस इज एसोसिएटेड विद सिक्वेस्ट्रम, लेकिन जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है, इतनी देर में बोन डेड नहीं होती, तो डेड बोन नहीं होती, सिक्वेस्ट्रम नहीं होता। एक तो टाइम पीरियड कम है, 2 वीक्स का है, दूसरा सिक्वेस्ट्रम या डेड बोन नहीं होगी। जो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है उसमें सिक्वेस्ट्रम होगा और टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ठीक है, सिक्वेस्ट्रम क्या है? पीस ऑफ मैक्रोस्कोपिक, मतलब देखने से नजर आता है आंख से, एक्सरे पे भी नजर आएगा और सर्जरी के दौरान डायरेक्ट अंडर भी नजर आएगा बोन, डेड बोन का पीस, पीस का बोन का डेड पीस। ठीक है, तो पीस ऑफ डेड बोन इज कॉल्ड सिक्वेस्ट्रम। पीस ऑफ डेड बोन इज कॉल्ड सिक्वेस्ट्रम। ठीक है, ये किस में होगा? क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में होगा। हाँ, एक और टर्म है इन्वॉल्यूक्रम। ठीक है, जब भी किसी चीज़ को डैमेज होता है तो नेचर का एक रिस्पॉन्स है कि उसको रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। जब बोन डेड होती है, बोन वीक हो जाती है, तो नई बोन बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, या उसको रिपेयर करने की कोशिश की जाती है, नई बोन बनने लग जाती है, तो वो जो न्यू बोन बनती है उसको कहते हैं इन्वॉल्यूक्रम। रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन होती है, न्यू बोन फॉर्मेशन, रिएक्टिव न्यू बोन फॉर्मेशन अराउंड एन एरिया ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन रिस्पॉन्स टू पेरियोस्टियल स्टिमुलेशन। आपको पता है कि जो न्यू बोन कैसे बनती है? पेरियोस्टियम जो है वो न्यू बोन ले डाउन करती है, तो एपोजिशनल बोन ग्रोथ, उसकी विड्थ जो बढ़ती है, तो उसको जो है ना इन्वॉल्यूक्रम कहते हैं। जो न्यू बोन फॉर्मेशन होती है अराउंड एन एरिया ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, उसको कंपनसेट करने के लिए जो बोन वीक हो गई है, डेड हो गई है। ठीक है, अब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्राइमरली जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये डिजीज़ है चिल्ड्रन की, चाइल्डहुड की डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इन्फेक्शन बोन तक कैसे पहुंच सकता है? सबसे जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है वो हिमेटोजिनस स्प्रेड है। कोई भी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ, ब्लड के जरिए बोन में चला गया। ठीक है, दूसरा क्या है? डायरेक्ट इनाकुलेशन, कि कहीं बाहर से कोई ट्रॉमा हुआ, डायरेक्ट बोन में जो है ना किसी चीज़ ने हिट किया, वो डायरेक्ट बोन में इन्फेक्शन चला गया। कोई सर्जरी हुई बोन की, डायरेक्ट हमने बोन में जर्म्स को इनोकुलेट कर दिया, डायरेक्ट इनोकुलेशन हो गया। सेकंड, थर्ड या कि नियर बाई जॉइंट से, नियर बाई मसल से, नियर बाई रीजन से कोई भी इन्फेक्शन बोन में डिसेमिनेट कर गया। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है वो हिमेटोजिनस स्प्रेड। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बोन की ब्लड सप्लाई किस एज में होती है? बच्चों में होती है, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है। ग्रोइंग एज में ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। और किस रीजन की ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है? मेटाफिजियल रीजन की ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस किस रीजन की सबसे ज़्यादा कॉमन है? मेटाफिजियल रीजन ऑफ ग्रोइंग एज में जो है ना ऑस्टियोमाइलाइटिस सबसे कॉमन है। मेटाफिजियल रीजन की और एज कौन सी? ग्रोइंग एज, क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है और ब्लड के जरिए वहाँ पे आके जर्म्स जो है वो सेटल कर जाते हैं। और क्योंकि वहाँ की जो आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो हेयर पिन, मतलब वो जो है ना एंड आर्टरीज होती हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो आके सेटल कर जाते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से ट्रीट होते हैं। ठीक है, तो आइए रीड करते हैं। Primarily, it is a disease of childhood and often follows a bout of respiratory or skin infection. कोई स्किन इन्फेक्शन हुआ है, रेस्पिरेटरी सोर थ्रोट वगैरह हुआ, तो वहाँ से जो है ना ब्लड के जरिए जो है ना कहाँ तक जाते हैं? इन्फेक्शन बिगेन्स एट द मेटाफिजियल एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा मेटाफिजियल एंड की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, कॉमनली ऑफ लोअर लिम्स। इन चिल्ड्रन 90% ऑफ केसेज आर ड्यू टू ऑर्गेनिज्म। कौन सा कल्प्रेट है इसमें? स्टेफ ओरियस। ये याद कर लें, सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है? चाइल्डहुड एज में। कौन सा रीजन? मेटाफिजियल रीजन। ऑर्गेनिज्म कौन सा? स्टेफ ओरियस। बस ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। बाई कंट्रास्ट एडल्ट्स में हैव रेयरली जो है ना कुछ केसेज हैं, जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट केसेज हैं। इम्यूनोसप्रेशन होगी तो आपको पता है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस किसी भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। HIV पेशेंट है, किसी भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। इन डिवेलिंग कैथीटर्स है, रीनल डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, IV ड्रग अब्यूजर्स हैं। जैसे इसमें सब इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, इसी तरह ऑस्टियोमाइलाइटिस का रिस्क भी इन पेशेंट्स में बढ़ जाता है। किन किन में? जो कोमॉर्बिड्स हों, HIV पेशेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन जो ले रहे हों, जैसे कीमोथेरेपी हो गई, इन डिवेलिंग प्रोस्थेटिक कैथीटर्स हैं जिनमें प्रोस्थेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे वो डायलिसिस के लिए कोई CVP लाइन डली हुई है, डबल ह्यूमन कैथेटर डलाओ, या जो है कोई भी इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़र है, तो इनमें किसी भी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसी तरह एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का रिस्क भी इन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के क्या होंगे? पेन होगा,
टेंडरनेस होगी, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी और पायरेक्सिया भी होगा। एक्यूट में होता है सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी और पायरेक्सिया, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में होता है, क्रॉनिक में इतना नहीं होता। एक्यूट में ज़्यादा होता है, क्रॉनिक में इतना नहीं होता। इसके साथ क्या होते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन ऑफ बोन होगा वहाँ पे पेन होगा, टेंडरनेस होगी और साथ में सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स भी होंगे। इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन के सारे साइन आएंगे, उसमें क्या क्या WBC काउंट ज़्यादा होगा, हाँ, और इन्फ्लेमेशन भी साथ में होती है, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR ये ज़्यादा होंगे, ठीक है। ESR क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी ज़्यादा होता है, लेकिन सी रिएक्टिव प्रोटीन यूजुअली एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में बढ़ती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को शो करती है। रेडियोग्राफ्स करवाएंगे, उसमें अभी इतनी चेंजेस नहीं आई होती। बताया कि जैसे डेड बोन, क्योंकि एक्यूट एक्सरे पे हमें क्या नजर आएगी, डेड बोन नजर आती है, और डेड बोन किस में बनती है, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में बनती है, ठीक है। तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में एक्सरे में इतनी चेंजेस नजर नहीं आएंगी, लेकिन अगर हम बोन स्कैन करवाएं या MRI वगैरह करवाएं तो उसमें हमें जो है ना चेंजेस नजर आती हैं, क्योंकि पेरियोस्टियल रिएक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन वो एक्सरे पे अभी नजर नहीं आता। CT स्कैन, MRI और आइसोटोप बोन स्कैन्स, ये इनमें जो है ना नजर आती है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, लेकिन एक्सरे पे नजर नहीं आती, ठीक है। क्योंकि बोन मैरो और उसका एडिमा, हमने एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में पढ़ा कि ये सिर्फ बोन की इन्फ्लेमेशन नहीं है, इसमें बोन मैरो की इन्फ्लेमेशन भी होती है। तो MRI हमें बोन मैरो की इन्फ्लेमेशन भी बताती है और कलेक्शन ऑफ पस भी दिखा देती है, ठीक है। ब्लड कल्चर भी करवाएंगे हम, ब्लड कल्चर में जो है वो हमें स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म मिलेगा, ठीक है, क्योंकि HIV के पेशेंट्स में और ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सिकल सेल के पेशेंट्स में और हो सकता है, ड्रग अब्यूजर्स में और हो सकता है, बच्चों में और हो सकता है, ओल्ड एज में, मतलब एज वाइज और जो है ना उसकी कोमॉर्बिडिटी के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और फिर माइक्रोबायोलॉजी उसकी करवाते हैं। तो मैनेजमेंट इसकी है, जो हमने इंपॉर्टेंट है कि वो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो जो है ना, क्योंकि उसमें सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम भी होते हैं, तो हम पेशेंट को रिससिटेट करते हैं ताकि उसके बाकी रीजन्स, बाकी जो है ना ऑर्गन्स ये अफेक्ट ना हो, रिससिटेशन करेंगे उसकी। फिर हम एंटीबायोटिक्स इसमें करेंगे, एंटीबायोटिक्स का ड्यूरेशन पूछ सकते हैं, आफ्टर कल्चर एंड सेंसिटिविटी देते हैं हम, ठीक है। कल्चर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, कौन सी कितने पीरियड के लिए देते हैं, 2 वीक्स के लिए IV देते हैं, फिर 6 वीक्स के लिए ओरल। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में 2 वीक्स के लिए IV और 6 वीक्स के लिए ओरल एंटीबायोटिक आफ्टर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। ये इसकी मैनेजमेंट है, आगे भी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है वो रिससिटेशन और बाकी चीज़ें तो है, लेकिन एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन याद रखना है, ठीक है। IV 2 वीक्स के लिए, फिर ओरल 6 वीक्स के लिए। बाकी हमने अभी पढ़ा कि बोन वीक होना शुरू हो जाती है तो हम इसको सप्लिंट करेंगे, और साथ में क्योंकि पेशेंट जो है ना जहाँ पे पेन होगा, टेंडरनेस होगी, कोई जॉइंट के साथ में इन्वॉल्वमेंट होगी, या तो वो पेशेंट उस लिम्ब को मूव नहीं करता और पोजीशन ऑफ ईज में रखता है। जैसे मिसाल के तौर पे लोअर लिम्ब की पोजीशन ऑफ ईज जो है वो फ्लेक्शन में पोजीशन ऑफ ईज होती है, तो पेशेंट कोशिश करेगा कि बस फ्लेक्शन में रखूँ टांग को, तो इस फ्लेक्शन में ज़्यादा देर के लिए रहेगी, ज़्यादा अरसे के लिए रहेगी, तो उसको कंट्रेक्चर बन जाएगा, फ्लेक्शन कंट्रेक्चर। उसको अवॉइड करने के लिए हम बैक स्लैब लगाते हैं, सप्लिंट लगा देते हैं, ठीक है, सप्लिंटेज करते हैं। साथ में अगर जो है ना हमें पस नजर आती है तो हम जो है ना उस पस की एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, रेडियोलॉजी CT गाइडेड एस्पिरेशन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन कर सकते हैं पस की, ठीक है। तो द कॉर्टेक्स ऑफ द इन्वॉल्व्ड बोन मे बी ड्रिल्ड एट 2 or 3 sites to decompress the underlying pus which is sent for culture and sensitivity for appropriate antibiotic therapy। क्योंकि जो इसमें पस जो बनती है वो मोस्टली बनती है मिडलरी केनाल में बनती है, तो ठीक है, मिडलरी केनाल में पस बनती है, तो उसको हम ड्रेन कैसे कर सकते हैं कि कॉर्टेक्स में हम ड्रिल करके सुराख कर देते हैं, तो वहाँ से पस ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो उस पस को हम कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक कैसे जाती है बोन तक, थ्रू ब्लड सप्लाई के जरिए, ब्लड के जरिए जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन बोन की बहुत कम होती है, तो इसलिए जो है ना एंटीबायोटिक फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देते हैं हम, और IV भी देते हैं फॉर 2 वीक्स। तो रिकरेंस इसके हो सकता है, हमने एंटीबायोटिक्स दी, कंप्लीटली इन्फेक्शन जो है वो क्योर ना हुआ, ट्रीट ना हुआ, तो इसकी रिकरेंस हो सकती है। ये क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर कंप्लीटली ट्रीट नहीं हुई तो। और अगर जॉइंट के आसपास है, मेटाफिजियल रीजन चूंकि जॉइंट के पास ही होता है, तो ये सेप्टिक आर्थराइटिस में कन्वर्ट होने का चांस भी इसका होता है। बोन वीक हो जाती है वहाँ से, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। और अगर ग्रोइंग बच्चा है, जैसे मोस्ट कॉमनली होती है ग्रोइंग किड्स में है, तो उसमें जो अगर ग्रोथ प्लेट अफेक्ट हो गई है तो ग्रोथ प्लेट को डैमेज कर सकती है, और ग्रोथ प्लेट डैमेज होने से ग्रोथ रेस्ट हो सकता है और ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। तो जो याद रखने की बात है, मोटी मोटी बातें, वो ये है कि एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है 2 वीक्स से कम का पीरियड होगा, सिक्वेस्ट्रम इसमें नहीं होगा, इसमें जो है वो मोस्ट कॉमनली चाइल्डहुड की डिजीज़ है, ठीक है। और मेटाफिजियल रीजन की डिजीज़ है, स्टेफलोकोकस इसका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है। इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, पेन, टेंडरनेस, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स भी होंगे। CBC, ESR, CRP करवाएंगे। शुरू में एक्सरे में हमें ये नज़र नहीं आती, CT, MRI और बोन स्कैन में हमें ये नज़र आ सकती है। मैनेजमेंट में क्या है, रिससिटेशन के बाद हम जो उसकी ड्रिल करके उसके कल्चर सेंसिटिविटी के लिए पस लेंगे, उसको कल्चर सेंसिटिविटी के बाद हम उसको 2 वीक्स के लिए IV और 6 वीक्स के लिए फिर ओरल उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। और साथ में सप्लिंट कर सकते हैं लिम्ब को। और जो पस की अगर तो सुपरफिशियल है तो फिर हम अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी गाइडेड भी कर सकते हैं, और अगर वो मिडलरी कैनाल के अंदर है तो फिर हमें ड्रिलिंग करनी पड़ती है, वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, रिकरेंस हो सकती है, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है, जॉइंट को इन्वॉल्व कर ले तो सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकती है, बोन को ज़्यादा वीक कर दे तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कर सकती है। यूजुअली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो है ना वो क्रॉनिक में होता है, क्योंकि एक्यूट में जो है ना यूजुअली
इतनी बोन इतनी जल्दी वीक नहीं होती, ठीक है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इज द हॉलमार्क ऑफ क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। और डैमेज टू ग्रोथ प्लेट कर सकती है, ठीक है, ये एक्यूट में होता है, ग्रोथ प्लेट को डैमेज कर सकती है, फ़ौरन कर सकती है, कुछ दिनों में कर सकती है। और क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में आ जाएं तो वही बात है कि इसमें डेड बोन होगी, सिक्वेस्ट्रम होगा, 2 वीक से ज़्यादा का पीरियड होगा। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो सकते हैं, सबसे कॉमन जो है वही स्टेफ ओरियस है, सबसे कॉमन स्टेफ ओरियस है। और क्या क्या हो सकते हैं, एनारोब भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है। आपको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है। तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में एक कल्प्रेट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की क्लासिफिकेशन है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन का नाम क्या है, ये सियरनी मेडर ने दी थी, सियरनी मेडर क्लासिफिकेशन, सियरनी मेडर स्टेजिंग सिस्टम है, सियरनी मेडर फॉर क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये याद रखना है। इसमें 4 टाइप्स हैं। सबसे जो नंबर 1 टाइप है वो है मेडुलरी। मेडुलरी में जो मेडुलरी कैनाल के अंदर अंदर इन्फ्लेमेशन होता है और एंड ऑस्टियल लेयर तक जो है वो लिमिटेड होता है, तो मेडुलरी कैनाल के अंदर अंदर होगा मेडुलरी, ठीक है। सुपरफिशियल में जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, तो इसमें सिर्फ सुपरफिशियल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो है ना वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें जो है सुपरफिशियल में क्या होगा, सुपरफिशियल कॉर्टिकल सर्फेस जो है वो सिर्फ इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद आ गई लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड में जो है कॉर्टेक्स का थोड़ा हिस्सा इन्वॉल्व होता है, मतलब लेस देन 1/3 ऑफ कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है और साथ में एसोसिएटेड विद डेड बोन होता है। लेकिन लेस देन 1/3 जब इन्वॉल्व होता है तो ये यूजुअली, अगर इस हम डेड बोन को निकाल भी दें तो यूजुअली स्टेबिलिटी को जो है ना अफेक्ट नहीं करता। मतलब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने का चांस तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लेकिन अगर डिफ्यूज़ हो जाए, पूरे कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर ले, तो फिर ये स्टेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ करती है और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी काज करवाती है, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। मेडुलरी है, एंडोस्टियल डिजीज़ है, सुपरफिशियल कॉर्टिकल सरफेस इन्फेक्टेड टाइप 2 में, टाइप 3 में लोकलाइज्ड कॉर्टिकल सिक्वेस्ट्रम, मतलब डेड बोन कैन बी एक्सरसाइज विदाउट कंप्रोमाइजिंग स्टेबिलिटी। ये जो डेड बोन है 3rd में लोकलाइज में, ये डेड बोन पड़ी है, इसको अगर हम निकाल भी देंगे तो बाकी ये कॉर्टेक्स जो है वो 2/3 से ज़्यादा इंटैक्ट है, तो ये जो है ना इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। अगर टाइप 4 है, इसमें देखें ये मल्टीपल जो है ना पूरा कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, ये मल्टीपल डेड बोन के पीसेस पड़े हैं, इस सब को अगर हम निकालेंगे तो पूरा कॉर्टेक्स तबाह हो जाएगा। तो फिर जो है ना हमें इसको साथ में स्टेबिलिटी के लिए कोई ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, इंटरमेडुलरी नेल या यूजुअली फिक्सेटर लगाते हैं तो एक्सटर्नल फिक्सेटर जो है ना हमें लगाना पड़ेगा इसके साथ। तो 4 टाइप्स हैं, मेडुलरी, सुपरफिशियल, लोकलाइज्ड और डिफ्यूज्ड, ठीक है। बाकी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, इम्यूनिटी लो होगी, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन कोई ले रहा है, डायबिटीज़ है, स्टीरॉइड्स हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो इम्यूनिटी लो करती हैं। आईवी ड्रग अब्यूज़र है, इन्फेक्शन का रिस्क उसमें वैसे ज़्यादा होगा। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। प्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है, इसमें यूजुअली बोन का इन्फेक्शन होता है एसोसिएटेड विद डेड बोन, और वो इन्फेक्शन जो है आहिस्ता आहिस्ता एक रास्ता बना के स्किन से ड्रेन हो रहा होता है, साइनस बन जाती है, ठीक है। तो साइनस फॉर्मेशन भी होती है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में, ठीक है। यूजुअली प्रेजेंट विद पेन, क्रॉनिक इन्फेक्शन एंड साइनस फॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेशन वही है जो एक्यूट में कराते हैं। ये है कि इसमें एक्सरे में जो है ना वो हमें बड़ी क्लियर नज़र आती है, डेड बोन नज़र आती है और सारी जो है वो पता चलता है कि लोकलाइज्ड है, सुपरफिशियल है या जो है डिफ्यूज्ड है। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि इसमें आईवी एंटीबायोटिक्स हम 8 वीक के लिए देते हैं, उसमें इसमें जो है ना ओरल एंटीबायोटिक्स हम 8 वीक्स के लिए देते हैं। उसमें एटलीस्ट 6 वीक था, इसमें जो है ना एटलीस्ट 8 वीक है। उसमें 6 वीक्स तक देते थे, इसमें 8 वीक तक देते हैं। इसमें जो बाकी क्या चीज़ें हैं, इसमें है कि सबसे पहले तो हम जो डिब्राइडमेंट करते हैं, बोन की डिब्राइडमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसकी डिकॉर्टिकेशन, डिब्राइडमेंट करते हैं, डिकॉर्टिकेशन करते हैं, सब जो बोन के डेड पीस होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। उसको सिक्वेस्ट्रेक्टमी करते हैं, सिक्वेस्ट्रम जो होता है उसको निकालते हैं, उसको कहते हैं सिक्वेस्ट्रेक्टमी करते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन सारी बोन इन्वॉल्व हो जाए, फिर हम वो डेड बोन ना निकाल सके और डेड बोन निकालें तो उसको रिकन्स्ट्रक्शन उसकी पॉसिबल ना हो, तो फिर वो पेशेंट की एम्पुटेशन करनी पड़ती है, वो टांग काटनी पड़ती है, वो बाजू है जो भी है उसकी हम एम्पुटेट कर देते हैं। जब इतनी ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाए क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के, उसको रिमूव करने के बाद पीछे स्टेबिलिटी ना दी जा सकती हो या उसको रिकन्स्ट्रक्ट ना किया जा सकता हो, तो फिर हम एम्पुटेशन करते हैं, ठीक है। इसकी क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की मैनेजमेंट क्या है, कल्चर के मुताबिक हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे एटलीस्ट 8 वीक्स के लिए, उसकी पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को बेहतर करते हैं, और साथ में डिब्राइडमेंट करते हैं, डेड बोन निकालते हैं, साथ में फिर स्टेबिलिटी देते हैं डेड बोन निकालने के बाद अगर ज़रूरत हो। और अगर इतनी ज़्यादा डेड बोन है कि वो निकालने के बाद उसकी स्टेबिलिटी ना दी जा सकती हो, उसको रिकन्स्ट्रक्ट ना किया जा सकता हो, तो फिर एम्पुटेशन करते हैं। ये इसकी मैनेजमेंट है, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। ये एक रियल इमरजेंसी है, ये एक रियल इमरजेंसी है। क्यों रियल इमरजेंसी है, क्योंकि सेप्टिक आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट की आर्टिकुलर कार्टिलेज को तबाह कर देता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज तबाह हो जाएगी तो जॉइंट सारा इरोड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो उसका पर्पज़ है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो सेप्टिक आर्थराइटिस एक रियल इमरजेंसी है। फ़ौरन से जब भी आता है तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। ओपन करते हैं जॉइंट को, उसका कूपियस अमाउंट ऑफ नॉर्मल सलाइन के साथ जो है लिवाज करते हैं, उसको वॉश करते हैं और फिर उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इंसिजन एंड ड्रेनेज इसका ट्रीटमेंट है।
बाकी इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम। As the name advocates, septic arthritis is invasion of any joint by microorganism. This disease most commonly affects patients at extremes of age. सबसे मतलब छोटे बच्चों को और बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड एज पेशेंट्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है ड्यू टू या सम जो है ना जॉइंट एबनॉर्मेलिटी जिन पेशेंट्स में हो या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को ज़्यादा इफेक्ट करती है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज को करती है या जो है ना इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को ज़्यादा करती है। इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज द इफेक्टेड जॉइंट बट ऑल्सो द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सिस्टेमिक इसके लिए है कि सेप्टिक आर्थराइटिस क्योंकि जॉइंट ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, वहाँ से इन्फेक्शन ब्लड सप्लाई के जरिए पूरी बॉडी में जा सकता है, तो ये सेप्सिस में सिस्टेमिक सेप्सिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। एक्यूट हिमेटोजिनस पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट यूजुअली अकर्स इन इन्फेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से छोटे इन्फेंट्स होते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई क्योंकि बोन की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एक्यूट हिमेटोजिनस पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ जॉइंट उसमें होता है। ठीक है। द हिप इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया, हिप मोस्ट कॉमन एरिया। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? टॉम स्मिथ सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ इन्फेंसी, बच्चे में अगर हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है तो। मैकेनिज्म क्या है वो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। डायरेक्ट इनोकुलेशन हो सकती है, कोई ट्रॉमा हुआ, बोन डायरेक्ट जॉइंट में इन्फेक्शन चला गया, कोई सर्जरी हुई उसकी वजह से, या लोकल एक्सटेंशन फ्रॉम नियर बाई जॉइंट से, नियर बाई मसल वगैरह, नियर बाई जो भी चीज़ें हैं उससे जो है ना लोकल एक्सटेंशन हो सकती है, या जो है ना ब्लड बोर्न जो है वो ये मोस्ट कॉमन है, ब्लड बोर्न फ्रॉम डिस्टेंट साइट्स। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? सबसे मोस्ट कॉमन ये इसमें भी स्टेफ ओरियस है। ठीक है। अगर यंग एडल्ट्स हैं उनमें निजेरिया हो सकता है, गोनोरिया जो सेक्सुअली एक्टिव होंगे, या जो इन्फेंट्स और नियोनेट बहुत छोटे हैं तो उनमें एच इन्फ्लुएंजा हो सकता है, बाकी स्ट्रेप बी और न्यूमोकोकस भी हो सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स प्रेजेंट विद द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सिंगल, हाँ बाकी अगर आपको सिंगल जो है ना जॉइंट, सिंगल हॉट टेंडर इन्फ्लेम्ड जॉइंट मिले सिंगल, और यूजुअली मोस्ट कॉमनली वो नी जॉइंट ही देगा कि नी जॉइंट आया है पेशेंट का, बहुत सिंगल, वो हॉट है, टेंडर है, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स बताएगा पेशेंट जो है ना वो मूव नहीं कर रहा, शॉर्ट हिस्ट्री देगा 1-2 दिन की या 1 दिन से भी कम की देगा, तो ये जो है वो सेप्टिक आर्थराइटिस होगी। सिंगल हॉट स्वोलन एंड पेनफुल जॉइंट। ठीक है। एक जॉइंट मोस्टली जो है ना वो नी जॉइंट की बात करेगा, और साथ में सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम भी होंगे। सच अ प्रेजेंटेशन इज सेप्टिक आर्थराइटिस अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक है। Until proven, the patient holds the joint immobile in the position of comfort and any passive movements may cause severe pain. ठीक है। Knee joint is most commonly affected in children and adults. कौन सा joint है? knee joint। ठीक है। Diagnosis can be made by aspiration of intra-articular fluid for histology। हम joint के अंदर needle अंडर एसेप्टिक कंडीशंस जॉइंट के अंदर नीडल पुश करेंगे और उसको जो है ना एस्पिरेट करेंगे, और हम उसको साइटोलॉजी के लिए, उसको कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे, तो उसमें क्या आएगा? इन्फेक्शन जो भी बैक्टीरिया आएगा उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे। मैनेजमेंट क्या है? सेप्टिक आर्थराइटिस शुड बी ट्रीटेड, सर्जिकल इमरजेंसी है ये, और इसकी मैनेजमेंट वही है, सर्जिकल मैनेजमेंट होती है इसकी। ठीक है। मेडिकल भी है, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है? इंसिजन एंड ड्रेनेज। इसमें जो प्रॉम्प्ट सर्जिकल ड्रेनेज इज द प्रायोरिटी टू सेव द इफेक्टेड जॉइंट। ओपन वॉश आउट इज यूजुअली प्रेफर्ड ओवर आर्थ्रोस्कोपिक वॉश आउट। ठीक है। ओपन इंसिजन देंगे और उसको वॉश करेंगे। एंटीबायोटिक्स आर यूजुअली गिवन फॉर 3 to 6 वीक्स। 6 वीक्स के लिए एंटीबायोटिक देते हैं आफ्टर सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद, क्योंकि इसकी सर्जिकल इंटरवेंशन ही है, इसको सिर्फ कंजर्वेटिव या मेडिकल मैनेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी जल्दी मेडिकली ट्रीट नहीं होती और जॉइंट को तबाह कर सकती है। तो ये इमरजेंसी है। जब भी आपके पास पेशेंट आए, सिंगल हॉट पेनफुल टेंडर जो है ना वो जॉइंट है, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइंस भी हैं, सीबीसी में ESR CRP सारी चीज़ें रेज्ड हैं, WBC ज़्यादा है, पेशेंट फेब्राइल भी है, तो इसकी फ़ौरन इंसिजन एंड ड्रेनेज है। ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि एंटीबायोटिक लगवा दी तो ये उसका ट्रीटमेंट नहीं है, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में इफ्यूजन वहाँ पे इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होगा तो उसके अराउंड जो है ना फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, इफ्यूजन बन सकती है, सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग होगी, क्योंकि पेशेंट नी जॉइंट पेनफुल होता है, इमोबाइल रखता है उसको, तो मसल वेस्टिंग भी होगी और साथ में पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाएगी ड्यू टू डिसयूज की वजह से, डिसयूज एट्रोफी होगी। लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी, क्योंकि वो कार्टिलेज को तबाह कर देगा, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी, जॉइंट स्टिफ हो जाएगा, एंकाइलोज हो जाएगा, और डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइसिस, बच्चे हैं तो फाइसिस डिस्ट्रॉय हो सकती है और ग्रोथ रेस्ट हो सकता है फाइसिस की डिस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है। फिर मस्कुलोस्केलेटल टीबी। टीबी जो है वो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की भी एक काज है, और टीबी जो है वो सिर्फ पल्मोनरी टीबी नहीं होती, मस्कुलोस्केलेटल टीबी भी होती है। ठीक है। तो ये आपने मेडिसिन में वैसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा है, तो यहाँ पे हम सर्जरी साइज को देखेंगे। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इज प्रेवलेंट इन सर्टेन डेवलपिंग रीजन्स कंट्रीज एंड इज ऑफ कंसर्न इन डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन फ्रॉम HIV। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में HIV के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, तो इन पेशेंट्स को TB का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कॉन्ट्रैक्ट करने का। पेशेंट्स ऑफन प्रेजेंट विद लो ग्रेड फीवर। आपको पता है कि TB की क्या सिम्टम्स होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स? लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट अलॉन्ग विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्ट अफेक्टेड। ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल TB की मोस्ट कॉमन साइट क्या है? स्पाइन है। स्पाइन के कोई भी रीजन इन्वॉल्व हो सकता है, सर्वाइकल स्पाइन भी हो सकता है, थोरेसिक स्पाइन भी हो सकता है, लंबर स्पाइन भी हो सकता है। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? वही एटलीस्ट 6 वीक्स ऑफ कीमोथेरेपी, जिसमें ATT है, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स हैं, एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए है।
तो उसमें क्या है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, आइसोनाइजिड है, रिफेम्पिसिन है, एथेम्बिटोल है, पैराजिनामाइड है। ठीक है, ये प्राइमरी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। इसमें से आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन जो है वो होल पीरियड, इसकी दो फेजेस होती हैं, एक इनिशियल फेज है और एक कंटिन्यूएशन फेज है। इनिशियल फेज में तो हम ये चारों देते हैं और कंटिन्यूएशन फेज में सिर्फ आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन कंटिन्यू करते हैं, बाकी जो है हम होल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो आगे इसकी जो है ना वो कंटिन्यूएशन और इनिशियल फेज है और कंटिन्यूएशन फेज है। ठीक है, फिर स्पाइनल टीबी है। स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस को हम कहते हैं पॉट्स डिजीज। ठीक है, तो ये यूजुअली पेन और मसल स्पैज्म के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें सर्वाइकल रीजन की भी हो सकती है, कैन प्रेजेंट विद टोर्टिकोलिस, मतलब वन साइड पे जो है वो उसकी नेक फ्लेक्स्ड होगी, टोर्टिकोलिस की तरह प्रेजेंट करेंगे। चिन ऑन देयर हैंड भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रस्ट साइन कहते हैं। थोरेसिक कैरीज जो है वो मिलिट्री एटीट्यूड की तरह ऐसे सीधा गर्दन उठी हुई, और लंबर स्पाइन जो है इन्वॉल्वमेंट में हैव लॉर्डोटिक या एल्डरमैन गेट होती है इनकी। ठीक है, तो बाकी स्पाइनल टीबी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज। वर्टिब्रल बॉडीज का जो एंटीरियर पार्ट को अफेक्ट करते हैं विद कॉमन इंटरवर्टिब्रल डिस्क एडजेसेंट टू कॉमन इंटरवल, क्योंकि इस रीजन की ब्लड सप्लाई कॉमन होती है, तो ब्लड सप्लाई की वजह से, कॉमन ब्लड सप्लाई की वजह से ये एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज एडजेसेंट टू ए कॉमन इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसको करते हैं, और ये क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसका रिजल्ट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कोलैप्स हो जाएगा, तो फिर जो है ना काइफोटिक डिफॉर्मिटी हो जाती है। काइफोटिक, इस काइफोटिक डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, ब्रेसेस के जरिए। पेशेंट को ब्रेसेस पहनाते हैं। वो ब्रेसेस कौन कौन सी हैं वो हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर जब जैसे स्पाइनल कार्ड डैमेज, वर्टिब्रा डैमेज होते हैं तो स्पाइनल कार्ड भी डैमेज हो सकता है, और इसकी वजह से पैराप्लीजिया भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉट्स पैराप्लीजिया। पॉट्स क्या है, स्पाइन की टीबी है, पॉट्स डिजीज कहते हैं उसको, उसकी वजह से जो पैराप्लीजिया होगा तो उसको पॉट्स पैराप्लीजिया कहेंगे। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली थोरेसिक स्पाइन की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ पे किनाल जो है पहले ही नैरो होती है। ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें जो है ना ब्रेसेस हम देते हैं। कौन कौन सी, टेलर ब्रेस है या एंटीरियर स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन ब्रेस है, ये थोरेसिक स्पाइन के ब्रेसेस हैं। टेलर ब्रेस और एंटीरियर स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन ब्रेस थोरेसिक स्पाइन के ब्रेसेस हैं। या जो है स्टर्नो ऑक्सीपिटो मैंडिबुलर ब्रेस जो है ना, जिसको सोमाई भी कहते हैं, और जो है ना फॉर पोस्ट कॉलर और फोर पोस्ट कॉलर इज़ यूज फॉर सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन के लिए ये है। और साथ में हेलो वेस्ट और क्रेनियोवर्टिब्रल ब्रेस, ये कुछ ब्रेसेस हैं, इनके नाम आप सरसरी देख लीजिएगा। और दिस हीलिंग इन स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस अकर्स बाय फाइब्रस और बोनी एंकाइलोसिस। यूजुअली कोल्ड एब्सेस आर नॉट ड्रेन्ड सिंस दे हील विद कोल्ड एब्सेसेस, इसमें ड्रेन करने की जरूरत नहीं है, ये एटीटी से बहुत अच्छी हील हो जाती हैं। ठीक है, अ लार्ज कोल्ड एब्सेस होवेवर मे बी एस्पिरेटेड और ड्रेन्ड यूजिंग एन एंटी ग्रेविटी मेथड टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ नॉन हीलिंग साइनस ट्रैक्ट। ठीक है, लार्ज अगर कोल्ड एब्सेस हो तो उसको हम ड्रेन कर सकते हैं एंटी ग्रेविटी मेथड के जरिए, वरना जो है छोटी मोटी कोल्ड एब्सेस को ड्रेन करने की जरूरत नहीं होती। पॉट्स पैराप्लीजिया में रिक्वायर सर्जिकल डिब्रीडमेंट एंड स्पाइनल स्टेबलाइजेशन। अगर पॉट्स पैराप्लीजिया हो गया तो वो जो कोल्ड एब्सेस उसके राउंड होगी उसको हम डिब्राइड करेंगे, जो अफेक्टेड टिश्यू होगा, फिर साथ में जो है हम उसको स्पाइनल स्टेबलाइजेशन जो है वो हम स्क्रूज और रॉड्स के जरिए स्पाइन को स्टेबलाइज करेंगे जो वीक हो गई है। थैंक यू।